चलिए आज की क्लास की शुरुआत हम करेंगे हमारे इस टॉपिक जो कि है कवेलियर पोएट से रिलेटेड। इनके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स, इनकी पोएट्री से रिलेटेड इनके इंपॉर्टेंट फीचर्स और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट जो कवेलियर पोएट्स हैं उनके बारे में आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम क्लास की शुरुआत करते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप सभी इस सेशन को शेयर कर दीजिए अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। आप एस्पिरेंट हो यूजीसी नेट, साथ ही साथ इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड एग्जाम्स के, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स आप दे रहे हो अपने स्टेट लेवल एंड सेंट्रल लेवल पे, तो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड बिल्कुल भी मत भूलिए वीडियो सेक्शन जरूर चेक कर लीजिए इंग्लिश जोन चैनल का। और चलिए हम शुरुआत करते हैं हमारी क्लास आज की। हु वर कविलियर्स पोएट्स? First, we will discuss this in this class. Cavalier poets were the group of the 17th century English poets. 17th century के कुछ poets मिल करके एक ग्रुप बनाया था जो किसको सपोर्ट करते थे? They were the supporter of the Charles First during the English Civil War. English Civil War का टाइम था 1642 से 1651 का टाइम ड्यूरेशन था, और इसी टाइम में चार्ल्स फर्स्ट को एज अ किंग जो सपोर्ट करते थे पोएट्स, वो कौन थे? वो कवेलियर पोएट्स के नेम से जाने जाते हैं। और उसके बाद ये जो पोएट्स थे कवेलियर पोएट्स, इन्होंने किसको सपोर्ट किया? इन्होंने किसको? चार्ल्स सेकंड को सपोर्ट किया रेस्टोरेशन टाइम में 1660 से 1688 तक। तो कवेलियर पोएट्स का कुछ ग्रुप था, कुछ इस ग्रुप में कुछ मेंबर्स थे जिन्होंने चार्ल्स फर्स्ट के रूलिंग टाइम को या उनको सपोर्ट करते हुए एज अ किंग सिविल वॉर में उनका सपोर्ट किया। आगे इसके बारे में बात करते हैं। The Cavalier poets aim to reflect the court's luxurious value within their work. ये सबसे इंपॉर्टेंट क्या था कि जो कोर्टशिप की या कोर्ट की जो लग्जरी थी उसकी वैल्यूज को अपनी पोइट्री में, अपने वर्क में इन्होंने एक तरीके से इंक्लूड किया। क्योंकि देखिए अभी तक जो पोइट्रीज थी या वो हम बात करते हैं, वो कहीं लव पोइट्री लिखी थी, कहीं कोर्टली लव से रिलेटेड पोइट्रीज लिखा जाता था। लेकिन यहाँ पे क्या बात हो रही है? यहाँ पे हो रही है कि जो सिविल वॉर के टाइम पे जो किंग चार्ल्स फर्स्ट थे, उनका जो टाइम ड्यूरेशन था और उनकी जो एक तरीके से रूलिंग जो स्टाइल थी उनकी लग्जरी जो थी एज अ किंग, उसको अपनी पोइट्री में, अपने वर्क में इन्होंने उसको रिफ्लेक्ट किया। सबसे मेन एम इन पोएट्स का, जो कि कवेलियर पोएट से बिलोंग करते हैं, उनका ये था। आगे हम बात करेंगे कौन कौन से कवेलियर पोएट्स थे जो कि इस तरीके की पोइट्री लिखा करते थे, जो चार्ल्स की या किंग की लग्जरी लाइफ, उनके लग्जरी किंगडम के बारे में बताता हुआ वर्क लिखा है इन्होंने। किंग चार्ल्स लव्स एलिगेंट पोएट्री एंड वाज नोटेबल कलेक्टर ऑफ हाई आर्ट। किंग चार्ल्स की बात करते हैं तो क्या है, किंग चार्ल्स जो थे वो एक पोएट्री लवर थे, एलिगेंट पोएट्री लवर थे, और जो आर्ट जो था हाई आर्ट के, वो बहुत बड़े एडमायरर थे। आगे है द मोस्ट वेल नोन कवेलियर पोएट्स की अगर हम बात करते हैं, सर जॉन सकलिंग 1609 से 1642 तक का ये टाइम ड्यूरेशन था इनका, जॉन सकलिंग का। थॉमस कैरियो थॉमस कैरियो का जो टाइम ड्यूरेशन था दैट वाज फ्रॉम 1595 टू 1640। रिचर्ड लवलेस 1617 to 1657 and रॉबर्ट हेरिक 1591 to 1674। ये इन चार इंपॉर्टेंट जो पोएट्स हैं, दे वर नोन एज द कवेलियर पोएट्स इन हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश literature. Basically they belong to the 17th century and they supported the Charles King of England Charles First during the सिविल वॉर का टाइम ड्यूरेशन 1642 से 1651। उसके बाद इन्होंने चार्ल्स सेकंड को सपोर्ट किया जब रेस्टोरेशन एरा स्टार्ट हुआ। दी प्राइमरी, और यहाँ पे इन पोएट्स का नेम मेंशन है कि कौन कौन से पोएट्स हैं जो कवेलियर पोएट्स के नेम से जाने जाते हैं इंग्लिश लिटरेचर में। दे वर प्राइमरली इन्फ्लुएंस्ड बाय बेन जॉनसन, अ सिग्निफिकेंट पोएट ड्यूरिंग द एलिजाबेथेन 1572 टू 1637। ये बेन जॉनसन का टाइम ड्यूरेशन है 1572 टू 1637। और स्पेशली अगर हम बात करते हैं तो ये कवेलियर पोएट्स जो थे वो किसकी पोएट्री से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हुए? दैट वाज द पोएट्री ऑफ बेन जॉनसन। आगे है मोस्ट कवेलियर पोएट्स अटेंडेड द रॉयल कोर्ट एंड न्यू चार्ल्स फर्स्ट पर्सनली। और ये एक बेसिक इनके अंदर जो ये कवेलियर पोएट्स जो थे, इनका क्या एक बेसिक जो अगर हम बात करते हैं कि क्यों इनको बोला जाता है इस तरीके के, क्योंकि ये रॉयल कोर्ट के एक मेंबर थे। एज अ पोएट रॉयल कोर्ट में इन्होंने एंट्री ली, उन रॉयल कोर्ट को अटेंड किया है इन्होंने, और चार्ल्स फर्स्ट को ये बहुत ही पर्सनली या बहुत ही क्लोजली उनको जानते थे, उनसे इनका बहुत अच्छा एक कनेक्शन था। रॉबर्ट हेनरिक वाज द एक्सेप्शन। रॉबर्ट हेनरिक जो थे वो पार्ट ऑफ नहीं थे, किंग्स कोर्ट के पार्ट नहीं थे, बट उन्होंने क्या लिखा है,
बेन जॉनसन की पोइट्री को एडमायर किया है और उसी सेम स्टाइल में लिखा करते थे जिस तरीके के अदर रिचर्ड लवलैक या जॉन सकलिंग है या थॉमस कैरी हुई ये लिखा करते थे। तो इसी वजह से कैवलियर पोएट्स में रॉबर्ट हेरिक का भी नेम आता है, जबकि वो किसी भी रॉयल कोर्ट को उन्होंने किंग्स कोर्ट को अटेंड नहीं किया हुआ है। आगे हम बात करते हैं इन्फ्लुएंस ऑफ बेन जॉनसन एंड जॉन डन। जॉन डन और बेन जॉनसन का क्या इन्फ्लुएंस था इन पोएट्स में, उसके बारे में हम जो देखेंगे यहाँ पे। कैवलियर लिरिसिस्ट came under the influence of Ben Jonson, the John Donne. Most of them felt proud of calling themselves son of Ben. देखिए यहाँ पे son of Ben के नेम से ये जाने जाते थे। सन्स ऑफ बेन, जो कि हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में आपने भी सुना होगा। सन्स ऑफ बेन किसे बोला जाता था? कुछ ग्रुप ऑफ पोएट्स थे जो कि बेन जॉनसन और की स्टाइल को फॉलो किया करते थे और उनको एडमायर किया करते थे एज अ पोएट। उनकी स्टाइल को अपने वर्क में कॉपी किया करते थे या उनके हिसाब से ही लिखा करते थे जिस तरीके से बेन जॉनसन ने अपनी पोएट्री लिखी है। इसी वजह से इनको सन्स ऑफ बेन के नेम से भी जाना जाता है। दे डिराइव फ्रॉम बेन जॉनसन क्लैरिटी एंड लुसिडिटी ऑफ एक्सप्रेशन। जिस तरीके से बेन जॉनसन ने अपनी पोएट्री में एक क्लैरिटी के साथ में अपनी पोएट्री लिखी है, साथ ही साथ उनका एक जो बिल्कुल क्लिस्टर क्लियर वे था एक्सप्रेशन का, दैट वाज आल्सो फॉलोड बाय दीज टाइप्स ऑफ पोएट्स, कैवलियर पोएट्स, and control of emotions and sophistication of tone, that all were the important traits of poetry that was used by बेन जॉनसन। बेन जॉनसन इस तरीके के ट्रेड्स, इस तरीके की जो पोइट्री लिखने की उनकी क्वालिटी थी उसको यूज करते थे अपनी पोइट्री में, एंड दैट सेम वाज फॉलोड बाय द सन्स ऑफ बेन या कैवलियर पोएट्स। ओके, आगे हम बात करते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ जॉन डन की बात कर रहे हैं। दे यूज्ड अ कन्वेंशनल टोन, मेटाफिजिकल कंसीट्स इन दियर पोएम्स। और यहाँ पे क्या है? मेटाफिजिकल कंसीट्स और साथ ही साथ कन्वेंशनल जो टोन होती है बात करने का, जो पोइट्री को एक इस वे में प्रेजेंट करना या इस वे में इम्पार्ट करना रीडर्स को, दैट दे आर जस्ट in a conversation, they are in a conversation with reader, या poet is in a conversation with reader, ये इस तरीके के को emphasize करना poetry में, that was the main thing followed by John Donne in his poetry, and that was followed by the Cavalier poets also in their poetry. Thus both Ben Jonson and John Donne were their role models. अगर हम बात करते हैं जैसे किंग, जैसे चार्ल्स फर्स्ट की बात करते हैं किंग की, कि रॉयल किंग का सपोर्टर थे इसलिए उनको कैवलियर पोएट्स बोला जाता था। बट यहाँ पे अगर हम पोइट्री के बिहाफ से हम देखते हैं तो ये क्या थे? ये ग्रेट एडमायरर थे जॉन डन और बेन जॉनसन के। इनको एज अ रोल मॉडल फॉलो किया करते थे अपनी पोइट्री में। आगे है हमारे मेन फीचर्स की बात करते हैं कैवलियर पोएट्स की। कैवलियर पोएट्स रोट शॉर्ट लिरिकल पोएम्स बट डिड नॉट लाइक सॉनेट्स। जो थे कैवलियर पोएट्स जो थे वो शॉर्ट पोएम्स लिखा करते थे, लिरिकल पोएम्स लिखा करते थे, लुसिडिटी क्लैरिटी के साथ में लिखा करते थे, कन्वर्सेशनल टोन में अपनी पोएट्री को लिखा करते थे। बट दैट वाज नॉट लाइक समथिंग लाइक सॉनेट्स, जो कि अभी एलिजाबेथन एरा में बहुत ज्यादा एक पॉपुलर जॉनर ऑफ पोएट्री था। दैट वाज नॉट फॉलोड बाय स्पेशली द कैवलियर पोएट्स, बट देयर पोएट्री वर वेरी शॉर्ट लिरिकल पोएम्स। आगे है कैवलियर लिरिसिस्ट डिड नॉट राइट एट प्रोफेशनल फॉर पब्लिसिटी। कैवलियर पोएट्स जो थे, जैसे हम लवलैक की बात करते हैं, जो सर जॉन सकलिंग की बात करते हैं, थॉमस कैरियो, एंड साथ ही साथ हम हेरिक की बात करते हैं, ये सब जो पोएट्स थे इन्होंने पब्लिकली या पब्लिसिटी के लिए फॉर देयर ओन प्रेज इन्होंने अपनी कोई पोएट्री नहीं लिखी है। दे रोट केयरलेसली एंड their poetry was immature, and because of that reason they were not taking care of their tone, their maturity while writing such kinds of poetry, and that's why their poetry are something below the belt, and that is something we call immature poetry they had written. Next we have, they use direct language in their poetry. As we talked about, John Donne has used conversational tone in his poetry, and in the same way जो ये पोएट्स थे कैवलियर पोएट्स, उन्होंने भी डायरेक्ट लैंग्वेज की बात की। यहाँ पे डायरेक्ट लैंग्वेज को यूज करा हुआ है, कन्वर्सेशनल और एक जो वन टू वन एक बात की टॉक की बात होती है या एक जो एक चिट चैट होती है उस लैंग्वेज को यूज करते हुए अपनी पोएट्री को लिखा है, which expressed a highly individualistic personality. In more detail, the Cavaliers, while writing, accepted the idea of Renisha. Renisha के आइडिया को एक्सेप्ट किया, और रेनेशा का आइडिया मतलब क्या था कि
जो इंडिविजुअलिटी की बात हुई है रेशा में, उस तरीके से इन्होंने पोएट्री लिखी, डायरेक्टली, बहुत ही एक लैंग्वेज जो कॉमन लोगों को भी समझ में आ जाए, इस तरीके की लैंग्वेज को यूज करते हुए अपनी पोएट्री को लिखा हुआ है कैवेलियर पोएट्स ने। इसी वजह से इनकी जो पोएट्री थी उसमें बहुत ज्यादा हाईली जो रिदम, राइम्स या बात कर लो जो टोन होती है, जो एक अप टू द मार्क टोन होती है पोएट्री की, वो यूज नहीं किया हुआ है। आगे है, दे अवॉइडेड द सब्जेक्ट ऑफ रिलीजन अपार्ट फ्रॉम मेकिंग वन ऑफ टू ग्रेसफुल स्पीचेस। क्या है, उन्होंने स्पेसिफिकली जो बात हुई है रिलीजियस पोइट्री को टच नहीं किया हुआ है, अवॉइड किया हुआ है रिलीजियस पोइट्री को। तो जो कैवेलियर पोएट्स ने पोइट्री लिखी है, इनके स्पेसिफिक की बात हो रही है, किस तरीके के इस मेन फीचर्स के साथ में पोइट्री लिखी हुई है। तो रिलीजियस पोइट्री वाज नॉट द थिंग दैट वाज फॉलोड बाय द कैवेलियर पोएट्स। आगे है, दे अवॉइडेड डिस्कवरिंग द डेप्थ ऑफ सोल। डेप्थ ऑफ सोल की हम वही बात कर रहे थे कि बहुत ज्यादा, बहुत अंदर तक या बहुत पिनिट्रेट करके पोएट्री को नहीं उन्होंने लिखा हुआ है, बहुत पेन लेकर के पोएट्री को नहीं लिखा हुआ है, और इसी वजह से इनकी पोएट्री जो है वो थोड़ी सी इमेच्योर और एक तो अप टू द मार्क काइंड ऑफ पोएट्री रिगार्ड नहीं की जाती है। आगे है, कैवेलियर पोएट्स मेन थीमेटिक कंसर्न इज द प्लेजर। द ओनली थिंग दे फॉलोड इज pleasure in their poetry. Means you can say while going through the poetries of the Cavalier poets, you will get some kinds of pleasure, you will get some kinds of soothing words. Many poems favor living in moments and after आर ऑफन एरोटिक इन नेचर। लिविंग इन मोमेंट का मतलब होता है कि यस, जो चीज चल रही है उसी के बीच में, उसी के बारे में लिखना, उसी को एंजॉय करके उसको प्रेजेंट करना रीडर्स के सामने या लोगों के सामने। दैट वाज द ओनली मोटिव ऑफ राइटिंग such kinds of poetry of Cavalier poets. Moreover, as Cavalier poets were aristocrats, और सबसे important क्या बात थी कि ये रॉयल किंग्स कोर्ट से बिलोंग करते थे, रॉयल किंग के बहुत क्लोज थे, उनको पर्सनली जाना करते थे। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है कि ये कॉमन लोग नहीं थे जो कि कवेलियर पोएट्स के नेम से जान जाते हैं। जो ग्रुप ऑफ पोएट्स है कवेलियर पोएट्स का, वो कॉमन पीपल नहीं थे, दे वर फ्रॉम दी अपर मिडिल क्लास या एरिस्टोक्रेट्स ऑफ दी इंग्लैंड, एंड दैट्स व्हाई इन्होंने पोएट्री को एज अ प्लेजर कंपोज करा हुआ है। Cavalier poets focuses on the culture, life and aristocrats led, और ये इनका मेन मोटिव था, जो कि जैसे हमने बात की कि they talked about the royal king, they talked about the kingly manners of the Charles I and Charles II in his dear poetry, and that was the main thing they had followed. They had talked about, they had composed their poetry basically on the courtly manners and courtly luxurious के बारे में उन्होंने अपनी पोएट्री को लिखा हुआ है, अपनी पोएट्री में इनके बारे में बात की है। आगे है, द टोन ऑफ कैवेलियर पोएट्री इज लाइट, एंड बिकॉज ऑफ दैट अगर हम बेसिकली पूरा एक तरीके से स्ट्रक्चर देखते हैं कैवेलियर पोएट्स का, तो आप देखोगे कि इनकी पोएट्री में जो बात हुई है कि बहुत लाइट सब्जेक्ट पे लिखा करते थे, प्लेजर के लिए लिखा करते थे, बहुत डेप्थ में पेनिट्रेट करके नहीं अपनी पोएट्री को लिखते थे, मतलब लाइट सब्जेक्ट मैटर बेसिकली जो था कोर्टली मैनर्स के बारे में लिखा करते थे कि किंग्स कैसे अपनी लग्जूरियस लाइफ को एंजॉय कर रहे होते हैं। दे वर नॉट द कॉमन पीपल, क्योंकि वो कॉमन पीपल नहीं थे, लोगों से इनका वन टू वन इंटरेक्शन नहीं था। इस वजह से जो था कि उनकी पोएट्री में आप एक जो पेन होता है कॉमन पीपल का या एक नेचर के बारे में, और जो साथ में जो प्रॉब्लम्स सोसाइटी की होती हैं उनके बारे में ना बात करते हुए, ये बिलोंग करते थे एरिस्टोक्रेट फैमिली से, और इसी वजह से इनकी फैमिली आप थोड़ी सी हाई पोएट्री देखोगे, इनका सब्जेक्ट मैटर में वो ऐसा सब्जेक्ट मैटर देखोगे जो कॉमन पीपल से नहीं बिलोंग करता है। इसीलिए इनकी पोएट्री का जो टोन हुआ करता था वो सीरियस टोन ना होकर के बहुत ही लाइट टोन हुआ करता था। फोकसेस ऑन एरोटिसिज्म एंड मैटर्स ऑफ कल्चर, जैसे हमने बात की कल्चर के बारे में बात करते थे, कल्चर ऑफ दी aristocrat families, culture of the kingly court manners, and Cavalier poet is often written from the perspective of military or aristocratic person, giving it a graceful flair. और क्या है कि ग्रेसफुल फ्लेयर या ग्रेसफुल एक एंडिंग देने के लिए या एक ग्रेसफुल एक स्ट्रक्चर देने के लिए अपनी पोएट्री को ये जो पोएम्स लिखा करते थे, दे वर रिलेटेड टू द एरिस्टोक्रेटिक पर्सन, एरिस्टोक्रेटिक बिहेवियर, एरिस्टोक्रेटिक ट्रेडिशन, कल्चर एंड ऑल followed in their poetry.
आगे हम चलिए, अभी तक हमने इनके बारे में बात की कि इनके मेन इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में बात की कि अगर हम बेसिकली कहीं पूछते हैं, जैसे हम मेटाफिजिकल पोएट्स के बारे में बात करते हैं या हम यूनिवर्सिटी पोएट्स के बारे ड्रामेटिस्ट के बारे में बात करते हैं, तो कविलियर पोएट्स ये सब के अलग-अलग अपने पैटर्न्स हैं, अलग-अलग इनका एक वे ऑफ राइटिंग है, एंड दैट्स व्हाट हियर वी आर डिस्कसिंग अबाउट द कविलियर पोएट। नेक्स्ट वी हैव द इम्पोर्टेंट कैविलियर पोएट्स। कैविलियर पोएट्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम जब बात करेंगे रॉबर्ट हैरिक के बारे में बात करेंगे। रॉबर्ट हैरिक वाज नॉट फ्रॉम किंग्स कोर्ट, यहाँ पे हम लिखेंगे किंग्स कोर्ट से ये बिलोंग नहीं करते थे, ठीक है। तो रॉबर्ट हैरिक के बारे में बात करेंगे। ही वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कैविलियर लिरिसिस्ट है। इनका चीफ जो इंस्पिरेशन था, जो गेन किया है अगर हम एज ए पोएट एज ए इंस्पिरेशन इनको देखते हैं कि किससे इंस्पिरेशन ली है जो कि पोएट्री लिखने का, तो हम इनको बेन जॉनसन से इन्होंने लिया है। और रॉबर्ट हैरिक ऐसे पोएट थे जो कि सन्स ऑफ बेन के नेम से जाने जाते थे, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर रॉबर्ट हैरिक से रिलेटेड आता है तो रॉबर्ट हैरिक इज वन ऑफ द सन्स ऑफ बेन। ही रोट 2 वॉल्यूम्स। His 2 volumes of poems are The Noble Numbers and Hesperides। ये 2 वॉल्यूम्स हैं इनके पोएम्स के। बोथ आर कलेक्शन ऑफ शॉर्ट पोएम्स। जैसा हमने बात किया कि जो कैविलियर पोएट्स थे वो बहुत ज्यादा लॉन्ग पोएम्स नहीं लिखा करते थे, शॉर्ट पोएम लाइट टोन पे, एंड साथ ही साथ फॉर द प्लेजर ऑफ द aristocratic people and for the culture of the aristocratic peoples they had written their poetry। और इसी बिहाफ में रॉबर्ट हैरिक ने जो लिखा है वो नोबल नंबर्स लिखा है, एंड हेस्पेरिडिस बहुत शॉर्ट पोएम कलेक्शन ऑफ जो शॉर्ट पोएम्स है ये लिखा है। हिज पोएम्स आर रिलीजियस एज वेल एज सेक्युलर। क्योंकि देखिए रॉबर्ट हैरिक कहीं ना कहीं किंग्स कोर्ट से बिलोंग नहीं करते थे, बट ये एज ए कैविलियर पोएट्स जाने जाते हैं क्योंकि शॉर्ट पोएम्स लिखा है इन्होंने, और बेन जॉनसन को एज ए इंस्पिरेशन मानते थे, तो इसीलिए इनको इस कैटेगरी में काउंट किया गया है। लेकिन इसके साथ ही साथ ये रिलीजियस पोएट्री और सेक्युलर सब्जेक्ट्स पे भी इन्होंने अपने पोएट्री लिखी हुई है, तो इनको एज ए रिलीजियस पोएट भी हम काउंट कर सकते हैं। आगे है सर थॉमस कैरो। ही वाज a reputed wit of his time। wit of his time means he was a poet of a great witty poet, great intellectual poet you can say। He was known as a courtly and polished love poet। देखिए यहाँ पे बात हो गई as a courtly and polished love poet, ये इनको जाना जाता है। His famous poems are Ask Me No More and Upon a Ribbon Tied About His Arm। ये 2 important poems जो हैं ये थॉमस कैरो की ये पोएम है। Next one we have Sir John Suckling। He ruined himself in the royalist cause। He was rich, brilliant and witty। His best known poems is Why So Pale and War Found Lover। ये important इनकी best known poems हैं। आगे बात करेंगे रिचर्ड लवलैक की। Like Suckling he was also rich and brilliant। ये royalist लोग थे जो कि एरिस्टोक्रेटिक फैमिली से बिलोंग करते थे। रूल्ड हिमसेल्फ इन रॉयलिस्ट कॉज। ही प्रिपेयर्ड हिज वॉल्यूम इंटाइटल्ड लुकास्टा इन प्रिजन। तो ये पोएट्स जो थे ये कहीं ना कहीं बिकॉज ऑफ द रॉयलिस्ट कॉज दे हैड रूइंड देयर लाइफ, दे हैड रूइंड देयर करियर। रॉबर्ट रिचर्ड लवलैक एंड सर जॉन सकलिंग। तो इस वजह से इनका जो लास्ट में हम बात कर रहे थे कि रिचर्ड लवलैक की बात कर रहे हैं, तो इन्होंने जो ये पोएम लिखी है लुकास्टा के नेम से, ये इन्होंने प्रिजन में लिखी है। इसको मतलब इन्होंने जेल में इसको लिखा है। और ये चारों पोएट्स के बारे में जो इंपॉर्टेंट कैविलियर पोएट्स हैं ये हमने यहाँ पे आज बात कर ली है। कहीं ना कहीं एग्जाम में कभी पूछ सकते हैं, तो इस टॉपिक को एज ए जनरल प्रोस्पेक्ट से मैंने यहाँ पे पिक करा हुआ है और आप सभी के लिए इससे रिलेटेड क्लास में लेके आई हूँ कि शायद एग्जाम में कुछ पूछा जा सकता है कि कैविलियर पोएट्स जो थे वो किसको सपोर्ट किया करते थे, किस टाइम से बिलोंग किया करते थे, या कुछ इंपॉर्टेंट कैविलियर पोएट्स के आपको नेम दिया जाएगा, ये पूछ लिया जाएगा हु वाज नॉट वन ऑफ द कैविलियर पोएट्स। तो आपको उनका नेम पता रहे, उनसे रिलेटेड थोड़े बहुत फीचर्स, किस तरीके की पोएट्री लिखा करते थे, वे ऑफ राइटिंग क्या था, इसके साथ ही साथ किससे बिलोंग करते थे, किस किंग को सपोर्ट करते थे, क्यों नेम पड़ा इनका कैविलियर, ये सब कुछ आपको पता रहे। बिकॉज ऑफ दैट दिस क्लास इज हियर बिफोर यू ऑल, एंड आपसे हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। टिल देन कीप वॉचिंग इंग्लिश जोन। वीडियो सेक्शन जरूर चेक कर लीजिए एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू क्लिक ऑन दिस थंबनेल related to your
इंग्लिश लिटरेचर एग्जाम प्रिपरेशन। यहाँ पे जो दिख रहा है वीडियोस की थंबनेल, उन पे जरूर क्लिक करके आप क्लास को एंजॉय करिए और कुछ नॉलेज गेन कीजिए इन क्लास से। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।